गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर अफवाह के बारे में बताएंगे। अफवाह शब्द का प्रयोग किसी नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। किसी नदी तंत्र द्वारा जितने क्षेत्र से जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र को संबंधित नदी तंत्र का अफवाह क्षेत्र अथवा अफवाह द्रोणी कहते हैं। लेकिन बच्चों, एक अफवाह को समझने के लिए आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन समझनी होगी। इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे सभी बच्चे। किसी क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होने वाली नदियों और उनकी शाखाओं के तंत्र को अफवाह कहा जाता है। जल विभाजक द्वारा 2 अफवाह द्रोणियों का विभाजन होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, द्रोणी किसे कहते हैं? द्रोणी जिस जिस स्थान पर नदी का जल मिलता है उसे द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक के अंतर्गत वर्षा जल का विभाजन करने वाली पर्वत श्रेणियां और पठार आते हैं। बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की मानी जाती है। पॉइंट नोट करने वाला है बच्चों। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। सभी स्टूडेंट्स इस पिक्चर को देख रहे होंगे। धारा ए और धारा बे जल विभाजक का कार्य क्या करते हैं? ये पर्वत और पठार के कारण धाराएं एक से दूसरी जगह जाने से रुक जाती हैं और अब एक अपना नया प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। आगे हम बच्चों आपको बताते हैं अफवाह प्रतिरूप क्या होता है। अफवाह प्रतिरूप में नदी उद्गम स्थान से उसके मुहाने तक जो रचनाएं होती हैं वह अफवाह प्रतिरूप कहती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिस स्थान से नदी निकलती है और जहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है उसको मुहाना कहते हैं। जहाँ समाप्त होती है उसके बीच में जो रचना होती है उसे अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अफवाह प्रतिरूप को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है द्रमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप। इस प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप भी कहते हैं। इसके द्वारा जिन नदियों का निर्माण होता है वे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि होती हैं। दूसरा भाग है जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है, जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती हैं। तीसरा भाग है आयताकार अफवाह प्रतिरूप। यह प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर विकसित होता है। यह भी जालीय नुमा अफवाह प्रतिरूप की जैसा ही होता है। चौथा है हमारा अरीय अफवाह प्रतिरूप। जब केंद्रीय शिखर अथवा गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं तो अरीय अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की अफवाह प्रतिरूप एक ही अफवाह द्रोणी में मिल। अब हम आपको भारत में अफवाह तंत्र किस प्रकार से बटा हुआ है उसको बताएंगे। देखो बच्चों, भौगोलिक आकृतियों के अनुसार भारत में अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं एक दूसरे से दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपको हम हिमालय की नदियों के बारे में बताएंगे। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी होती हैं, यानी कि वे नदियाँ हमेशा प्रवाहित होती रहती हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है वह बर्फ़ पिघल करके वर्षा जल के रूप में नदियों में प्रवाहित होती रहती है। और ये हिमालय जो नदियां हैं इसीलिए 12मासी नदियां कहलाई जाती हैं। इनमें वर्ष भर जल भरा रहता है। वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले बर्फ़ अथवा हिमनद द्वारा भी जल प्राप्त होता रहता है। हिमालय की 2 प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों से तेज अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू लेकर के आती हैं, जो कि मध्य एवं निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपित आकृतियों का निर्माण करती है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देंगे। नदी का स्रोत है
ये इसका ऊपरी भाग है और इसका मध्य भाग है। ये जैसे जैसे जल प्रवाहित होकर के आता है ऊपर से, उसी प्रकार ये अन्य आकृतियों का निर्माण करती है, जैसे झील है, विसर्प है, निचला भाग है, डेल्टा है। हम आपको बच्चों अब इनके बारे में बताते हैं। डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने या मुख पर निर्मित जो त्रिभुजाकार निक्षेप डेल्टा कहलाता है। और मुहाना हम आपको बता ही चुके हैं कि झील अथवा सागर में नदी का मिलन यानी कि लास्ट होता है जहाँ, उसको मुहाना कहते हैं। अब गोखुर झील के बारे में बताते हैं। यह नदी द्वारा निर्मित एक निक्षेपणात्मक स्थल रूप है। यह नदी की प्रौढ़ावस्था के बाद उसके विसर्पों के मूलधारा से कट जाने और उससे जल एकत्रित होने से बनता है। अब विसर्प के बारे में बताते हैं। किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र जो सामान्यतः नदी के निचले भाग में बनता है। तो आपको समझ आ गया होगा हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय की नदियाँ कैसी होती हैं? 12मासी होती हैं। इनमें हमेशा जल भरा हुआ रहता है और इनकी जो सबसे प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। आगे हम बताते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जो बच्चों प्रायद्वीप की नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा के जल पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घट करके छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियाँ तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ इनकी लंबाई कम होती है और छिछली भी होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अब आपको बच्चों समझ आ गया होगा हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब हम हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताएंगे। हिमालय की नदियों के बारे में बताते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ हैं। मुख्य नदियाँ आप समझ गए होंगे। अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। अब हम आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। देखो बच्चों, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्मान कहा जाता है। यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में बहती है। भारत में इसका प्रवेश जम्मू कश्मीर में होता है बच्चों। इसमें जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा जैसी सहायक नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं। इसकी सतलज है, व्यास है, रावी, चेनाब, झेलम, ये मिठानकोट पाकिस्तान में आके मिलती हैं। सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। गंगा नदी अपनी जल प्रणाली तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गौमुख हिमनद से निकलती है। यहाँ पर भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसमें यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी जैसी प्रमुख नदियां आकर के मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती हैं, ये यमुना नदी आपके हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के जल के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर फरक्का तक बहती है। फरक्का गंगा नदी डेल्टा का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु है। अंततः इन नदियों की विशाल जलराशि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी पादप के कारण है। ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तीव्रता से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब बच्चों हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर है। मानसरोवर के पास चेमयोंगडम हिमनद से हुआ है। यह स्रोत सिंधु और सतलज नदी के स्रोतों के समीप है।